हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी की और अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी को समझाते हुए कहा, देखो आंटी जी, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, क्या ये सब ठीक होगा? तब आंटी ने कहा, बेटे जैसे हो, लेकिन मेरे बेटे तो नहीं हो। मुझे तुम बेहद पसंद हो। जब से मेरे पति की मौत हुई है, तब से मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार की बेहद ज़रूरत है। तब मैंने आंटी से कहा, लेकिन आंटी, मैं तो आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, ये कैसे मुमकिन है? तब आंटी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन पहले मैं पता तो कर लूँ तुम मेरी बेटी के लायक हो भी या नहीं। इतना कहकर वो मेरे बेहद करीब आ गई थी। अब मेरे भी जज्बात बेकाबू होने लगे थे। आखिर मैं क्या करता? आंटी मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गईं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम पंकज है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था। मेरे पड़ोस में एक 40 साल की आंटी जी रहती थी। आंटी विधवा थी। उनके पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। उनकी बेटी का नाम चांदनी था और बेटा मुंबई में जॉब करता था। आंटी और उनकी बेटी घर में अकेली ही रहती थी। वो मुझे अक्सर शाम को घर पर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बुला लेती। चांदनी 10वीं कक्षा में थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नज़र हमेशा चांदनी पर ही टिकी रहती थी। उसकी खिलखिलाती हंसी, उसकी खूबसूरती मुझे बेहद भा गई थी। मैं उसकी पहली पसंद बनना चाहता था। उधर चांदनी की नज़रों से भी मुझे ऐसा ही कुछ इशारा मिल रहा था। कभी कभी जब वो अपनी छत पर होती तो उसकी नज़रें हमेशा मुझे ही ढूंढती रहती थी। जब मैं उसे नज़र आता तो वो धीरे से मुस्कुराकर नीचे चली जाती। अभी हम दोनों के अंदर धीरे धीरे प्यार पनप रहा था। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मेरा मोबाइल उनके घर पर ही छूट गया। मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर के बाद मेरी माँ के फ़ोन पर चांदनी की माँ ने फ़ोन करा। आंटी ने मेरी माँ से कहा कि पंकज अपना फ़ोन यहीं पर भूल गया है। मेरी माँ से चांदनी की मम्मी की बातें होती रहती थी। चांदनी की मम्मी ने कहा, पंकज को घर भेज दीजिए, वो आकर अपना फ़ोन ले जाएगा। माँ मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांटने लगी। फिर मुझे चांदनी के घर से फ़ोन लाने के लिए कहने लगी। जब मैं उनके घर पर अपना फ़ोन वापस लेने पहुंचा, तब चांदनी की माँ अपने आप ही मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, पंकज, तुमने अपने फ़ोन में मूवी तो बहुत अच्छी रखी हुई हैं। मेरे फ़ोन में बहुत सारी फ़िल्में थीं, लेकिन आंटी कौन सी फ़िल्मों की बात कर रही थीं, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आंटी ने कौन सी फ़िल्म देखी है, मैंने अनजान बनकर उनसे पूछा, थैंक यू आंटी, मगर आपने कौन सी मूवी देखी थी? आप कौन सी मूवी की बात कर रही हैं? मेरे फ़ोन में तो बहुत सारी मूवी हैं। वो मुस्कुराकर बोली, वो वाली। मैंने कहा, आंटी, मैं समझा नहीं। आंटी बोली, ज़्यादा भोला मत बन, तेरी मम्मी को बताऊंगी तो तुझे सब याद आ जाएगा। मैंने फ़ौरन ही बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने फ़ोन में कोई भी गलत फ़िल्म नहीं रखता। आप माँ को कुछ मत कहना, मैं ये सब डिलीट कर दूँगा फ़ोन में से। आंटी बोली, डर मत, कुछ नहीं कहूँगी तेरी मम्मी को। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। ये बताओ कि गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई भी नहीं है। आप मोबाइल दे दो मेरा। मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए वो बोली, फ़ोन में लॉक लगा कर रखा करो। मैंने कहा, ठीक है आंटी। फिर मैं अपना फ़ोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा, लेकिन मेरी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में आंटी की ही बातें घूम रही थीं। उस दिन के बाद से आंटी ने मुझे अब घूरना शुरू कर दिया था। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी अपने घर बहाने से बुला लेती, कभी मुझे छूने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर पर ट्यूशन देने गया, तब मैंने देखा कि आंटी बिल्कुल अकेली थी। मैंने पूछा, आंटी जी,
चांदनी कहाँ पर है? तब आंटी ने जवाब दिया, वो तो अपने चाचा के यहाँ गई है। मैंने हैरानी से पूछा, कब? आंटी बोली, आज सुबह ही तो निकली है। रात में उसके चाचा आ गए थे। उसका भी बहुत मन कर रहा था और वो सुबह उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब चांदनी ही नहीं है तो फिर मैं जाऊं? तब आंटी बोली, जब आ ही गई हो तो बैठ जाओ, चाय बनाऊंगी, तुम भी पी लेना, एक कप मेरे साथ। मैं बोला, ओके। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में उस वक्त बिल्कुल अकेली थी, तो मैंने सोच लिया कि यहाँ ज़्यादा रुकने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आंटी चाय बनाकर लाईं। जब मुझे वो कप पकड़ाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वो बोली, बहुत मुलायम हाथ है तुम्हारा। ऐसी बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। वो मुस्कुराकर मेरे साथ बैठ गईं। मेरे पास बैठकर बोली, आज मुझे मार्केट जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा, आंटी मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। वो बोली, कोई बात नहीं, जो काम है वो कर लो, जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। मैंने कहा, ठीक है आंटी। मैंने अपना चाय का कप टेबल पर रखा और मैं खड़ा हो गया। अच्छा तो आंटी ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊँगा। मैं बहाना बनाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। मैं अपने घर आकर आंटी के बारे में सोचने लगा कि आखिर ये चांदनी की मम्मी मुझसे चाहती क्या है, इस तरह की हरकतें मेरे साथ आखिर ये क्यों कर रही है? मैं तो उनके बेटे जैसा हूँ। फिर मैंने सोचा, अरे पंकज, कहीं तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? वो तो मुझसे सिर्फ अच्छे से बात करती हैं, मैं भी पता नहीं क्या गलत मतलब निकाल रहा हूँ। मैं एक कश्मकश में था। अचानक मेरे कमरे में माँ आई और मुझे मार्केट के लिए कोई काम बता दिया। कहने लगी, घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया है, जल्दी से तुम मार्केट जाओ और वो सामान लाकर मुझे दे दो। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। अचानक ही आंटी का फ़ोन भी माँ के मोबाइल पर आ गया। आंटी मेरी माँ से कहने लगी, मुझे मार्केट में कुछ काम है, क्या तुम पंकज को भेज सकती हो? इतने में ही माँ बोली, हाँ, पंकज तो मार्केट ही जा रहा है, तुम चाहो तो उसके साथ चली जाओ। आंटी और माँ की बात सुनकर मेरा तो सर चकराने लगा था। मैं आंटी के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मैं अपनी बाइक लेकर आंटी के गेट पर गया। आंटी तो पहले से ही तैयार खड़ी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं भी उन्हें देखकर झूठी हंसी हंसने लगा। मैंने बाइक स्टार्ट की और आंटी मेरे पीछे बैठ गईं। जैसे ही बाइक घर से थोड़ा दूर पहुंची, आंटी मुझसे चिपकने की कोशिश करने लगी। मैं बोला, आंटी आप ठीक से बैठो ना। वो बोली, मुझे बाइक पर कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, इसलिए तुम्हें कसकर पकड़ रखा है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा खामोश हो गया। पूरे रास्ते वो मुझसे इसी तरह चिपक कर बैठी रही। मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा, आंटी आपको जो भी सामान लेना है ले लो, मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ। जब आप शॉपिंग कर लो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं फ़ौरन ही आ जाऊँगा। वो बोली, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी ही शॉपिंग है, तुम जाओ मत, बस मेरे साथ रहो। मुझे मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा। वो एक कपड़े की दुकान पर गईं और वहाँ से नाइटी ख़रीदने लगीं और बार बार अपने ऊपर लगा कर दिखाती और मुझसे पूछती, देखना पंकज, ये मुझ पर कैसी लग रही है? मैंने कहा, आंटी मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको जो भी अच्छी लगती है ले लो। वो कहने लगी, क्यों, कल को तुम्हारी शादी होगी तो अपनी बीवी के लिए नहीं लेकर जाओगे? मैं उनकी बातों को सुनकर अब थोड़ा खामोश हो गया। फिर उन्होंने रेड कलर की नाइटी पसंद की और उसे ख़रीद ली। मैंने कहा, आंटी अंकल तो अब नहीं रहे, फिर आप ये पहनकर किसको दिखाओगी? वो बोली, अंकल नहीं है तो क्या हुआ, मेरा क्या दिल नहीं है? अब मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा मायूस हो गया और अपने आप को कोसने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने अपने घर का सामान भी ख़रीदा और मैं आंटी को लेकर घर आ गया। अब शाम हो चुकी थी। माँ ने शाम का खाना भी तैयार कर लिया था। मैंने खाना खाया और अपने बिस्तर में चला गया। अचानक फिर से आंटी का फ़ोन आया और वो बोली, पंकज क्या तुम घर आ सकते हो? अब मैंने बहाना बनाया, आंटी मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है।
अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो मैं कल आ जाऊँगा। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, कल ही आ जाना। मैं लेटे हुए आंटी की बेटी चांदनी के बारे में सोचने लगा। मुझे वो बहुत पसंद थी। शायद मैं उससे प्यार करने लगा था। उसके बिना एक एक पल गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पता नहीं कब आएगी। मैं अपने ही मन में सोचने लगा कि चांदनी अपने चाचा के घर से आएगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं उसका जवाब क्या होगा। ये सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई और मैं कब नींद की वादियों में चला गया, पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने मोबाइल में आंटी की गुड मॉर्निंग वाला मैसेज देखा। अब मेरा माथा ठनक गया। मैसेज पढ़ते ही मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया कि कहीं आंटी मुझे बहाने से अपने घर न बुला ले। उनकी इस तरह की हरकतों से अब मैं आंटी से कतराने लगा था। मैं अपने बिस्तर से उठकर सीधा बाथरूम में नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं तैयार होकर मूड बनाने लगा अपने दोस्तों से मिलने का। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करने के लिए जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया, आंटी की 15-20 मिस कॉल थी। मैंने जल्दी से अपने दोस्त को फ़ोन किया और फिर से दोबारा फ़ोन अपना ऑफ करके अपनी जेब में डाल लिया। मैं अपने दोस्त के साथ पिक्चर हॉल में मूवी देखने चला गया। मूवी देखकर जब घर वापस आया तो मेरी माँ मुझे डांटने लगी। कहने लगी, मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ है तूने? मैंने कितनी बार कॉल की तुझे पता नहीं? कहाँ दिमाग रहता है तेरा? मैंने कहा, माँ शायद बैटरी डाउन हो गई होगी। आपको कुछ काम था क्या? मुझसे वो बोली, मुझे तो कोई काम नहीं है। वो चांदनी की माँ तुम्हारी आंटी तुम्हें बुला रही है। उसने कई बार मुझे कॉल किया, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी। मैंने अपनी माँ से बहाना किया कि माँ मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे अब नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। मेरी माँ कहने लगी, एक बार उनके घर जाकर पूछ तो ले, क्या पता तेरी आंटी को कोई ज़रूरी काम हो। मैं बोला, माँ कल चला जाऊँगा, अब मुझे सोना है। मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली, बेटे उनका पति नहीं है और बेटा भी बहुत दूर रहता है और उनकी बेटी भी अपने चाचा के घर गई हुई है। वो बेचारी अकेली है, एक बार जाकर पूछ तो ले, शायद कोई ज़रूरी काम हो। मुझे अपनी माँ के आगे झुकना पड़ा और मैं आंटी के घर चला गया। जैसे ही मैंने आंटी की डोर बेल बजाई, आंटी ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस वक्त आंटी क्या जलवा दिखा रही थी बता नहीं सकता। वो उसी नाइटी को पहने हुए खड़ी थी जो उन्होंने कल शॉपिंग मॉल से मेरे साथ खरीदी थी। वो मुझे देखते हुए कहने लगी, अरे पंकज अंदर आओ ना, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। और ये बताओ तुमने अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ किया था? मैं बोला, आंटी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, आंटी आपको कोई ज़रूरी काम था मुझसे? वो बोली, नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, बस मैं थोड़ा बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि तुम्हें बुला लेती हूँ। मैं बोला, अगर आप बोर हो रही थी आंटी तो मेरी माँ को भी बुला सकती थी, मेरा क्या काम आपके पास? वो बोली, क्यों, तुम मेरे साथ एक कप चाय भी नहीं पी सकते? मैंने कहा, ठीक है पी लूँगा। वो थोड़ी ही देर में 2 कप चाय बनाकर ले आई। मैंने चाय का कप उठाकर धीरे धीरे अपनी चाय ख़त्म की। चाय पीने के बाद मुझे अजीब सा नशा सा होने लगा और मैं गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद जब मैं नींद से जागा तब आंटी बाथरूम से नहाकर निकल रही थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, मेरा पूरा बदन टूट रहा था। मैं बोला, आंटी जी मैं कब से सोया हुआ हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें तो 3-4 घंटे हो गए। मैं बोला, तो फिर आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो कहने लगी कि तुम सोते हुए इतने प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। इतना कहकर वो मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली कि पंकज तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैंने उनका हाथ झटक दिया और उठकर खड़ा हो गया। मैं गुस्से में उनसे बोला, आंटी आप ये सब क्या बकवास कर रही हो? वो बोली, ये बकवास नहीं है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा, आंटी आप हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप मेरी माँ के समान हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? इतना कहकर मैं गुस्से में अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरा पूरा बदन दुख रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी माँ कमरे में आई और मुझसे कहने लगी,
इतनी देर क्यों लगाई तूने? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। पहले तो तू आंटी के घर जाने का नाम नहीं ले रहा था और जब गया तो वहीं पर जाकर बस गया। चल जल्दी खाना खा ले। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख नहीं है। मेरी भूख और प्यास सब उड़ चुकी थी। मैं बिना खाना खाए ही रात को सो गया। सुबह को जब मैं उठा तो मोबाइल में आंटी का गुड मॉर्निंग वाला फिर से मैसेज आया। उस मैसेज को देखकर जी तो चाह रहा था कि अपने फ़ोन को ही तोड़ दूं। अचानक माँ ने कहा, चल जल्दी नाश्ता कर ले, तूने रात भी कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा, माँ मुझे अब भी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो खा लूँगा। इतना सुनकर मेरी माँ वापस चली गई। अचानक आंटी ने मेरे फ़ोन पर एक फ़ोटो भेजी जिसमें मैं और आंटी थे। फिर उन्होंने फ़ोन किया और कहने लगी, अगर 15-20 मिनट के अंदर तुम मेरे घर नहीं आए तो ये फ़ोटो मैं तुम्हारी माँ को भेज दूँगी। मैं बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे मजबूरन आंटी के घर जाना पड़ा। मैंने आंटी से कहा, आंटी जी आपने कल मुझे क्या खिलाया था, चाय में मिलाकर? वो कहने लगी, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा, तो फिर ये फ़ोटो आपने कब खींची? वो हंसने लगी और कहने लगी, जैसा मैं कहूँगी अब तुम वैसा ही करोगे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये फ़ोटो तुम्हारी माँ को दिखा दूँगी। मैं बोला, आंटी जी आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? वो बोली, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, आपको जो करना है करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारी हरकत के बारे में तुम्हारी बेटी चांदनी को भी बता दूंगा। इतना कहकर मैं अपने घर आ गया। अब मैं समझ चुका था कि आंटी ने चांदनी को अपने चाचा के घर क्यों भेजा था। अगले दिन चांदनी भी अपने चाचा के घर से वापस आ गई थी। मैंने सब कुछ चांदनी को सच सच बताने का फैसला कर लिया था। मैं जानता था कि अगर उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो शायद वो मुझसे ज़िंदगी भर नफरत करेगी। लेकिन मैं चांदनी से बेहद प्यार करता था और मैं उसे उसकी माँ का असली चेहरा दिखाना चाहता था। मैंने चांदनी को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। चांदनी थोड़ी ही देर में आ गई। उसके आते ही मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और फिर उसे वो फ़ोटो भी दिखाई जो उसकी माँ ने मेरे साथ खींची थी। पहले तो चांदनी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब फ़ोटो ध्यान से देखी तो उसमें मैं बेहोशी के हाल में पड़ा हुआ था। वो समझ गई कि शायद ये उसकी माँ की ही करतूत है। वो कहने लगी, पंकज जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी माँ की इस हरकत की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी बात पर यकीन किया, वही मेरे लिए सब कुछ है। इतना सुनकर वो जाने लगी। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास रोक लिया। मैंने उससे कहा, चांदनी मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। पता नहीं इस वक्त मुझे तुमसे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन अब मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानती हो जब से तुम अपने चाचा के घर पर गई हो तब से एक एक पल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है, ये मैं जानता हूँ या फिर मेरा दिल जानता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्माई और फिर मुझसे कहने लगी कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ पंकज, लेकिन कहने से डरती थी। उसके बाद चांदनी बोली, हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब मैं अपनी माँ के साथ और ज़्यादा नहीं रह सकती। मुझे उस औरत से नफ़रत हो गई है। इतना सुनकर मैंने चांदनी को अपने गले से लगा लिया और जब चांदनी 18 साल की हुई तब हमने जल्दी ही शादी कर ली। दोस्तों, मैं उन लड़कों में से बिल्कुल नहीं था जो प्यार किसी और से करते हैं और टाइम किसी और के साथ बिताते हैं। मैंने चांदनी से सच्चा प्यार किया था और आज मैं अपने मालिक का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। रोज़ रात को देवरानी के कमरे से बेहद रोमांटिक भरी आवाज़ें आती थीं। इस तरह की आवाज़ सुनकर मेरे अंदर की भावनाएं उमड़ने लगतीं। फिर एक दिन मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। उस वक्त जो मंज़र मैंने अपनी देवरानी के कमरे में देखा था उससे तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे देवर जी
जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे उसे देखकर तो मेरे दिल में बेचैनी उठने लगी थी। अब उस मंज़र को मैं भुला नहीं पा रही थी। मेरे जहन में वो मंज़र पूरी तरह से घुल चुका था। ये सब कुछ देखकर मुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। तब मैंने एक फ़ैसला कर लिया। उस दिन जब देवरानी अपने मायके गई हुई थी, तब रात को मैं देवरानी के कपड़े पहनकर देवर जी के कमरे में सो गई। जब आधी रात हुई तो देवर ने मुझे देवरानी समझकर पूरी रात। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूबिया है और मैं दिखने में बेहद सुंदर हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक ऐसे गांव की रहने वाली थी जहाँ की औरतें अपने और पति के बीच की घटना को खुलकर बता दिया करती थीं। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। जब अपने मोहल्ले की औरतों की बातें मैं सुनती थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था। मैं सोचने लगती कि ये औरतें आखिर अपने और पति के बीच की होने वाली घटना को इतना खुलकर के क्यों बताती हैं। जब मैं ऐसी बातें सुनती तो मैं वहाँ से हट जाया करती थी, क्योंकि उनकी बातें बहुत ही अजीब होती थीं। मेरे घर में हम 4 ही लोग थे, मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया। मेरे भैया की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उन्हें कभी खुलकर बात करते हुए नहीं देखती थी, जैसे कि बाकी औरतें अपने बारे में बात करती थीं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए मैं समझती थी कि ऐसी बातें खुलकर नहीं की जाती। ये तो सभी पति पत्नी के बीच में होता है, फिर क्या ज़रूरत है ऐसे बातें करने की। इसी तरह 1 साल और गुजर गया और फिर मेरी शादी के लिए पापा ने एक लड़का पसंद कर लिया। वो भी गांव का ही रहने वाला था। उस लड़के का नाम रिजवान था। वो 2 भाई थे, जिसमें से रिजवान बड़ा था। रिजवान के छोटे भाई का नाम मुबीन था, लेकिन उसकी शादी 5 साल पहले ही हो गई थी। रिजवान के पापा नहीं थे, सिर्फ उसकी माँ ही थी, जो अपने दोनों बेटों को खूब लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रिजवान के छोटा भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो खेती बाड़ी ही करता था और पहलवानी करता। लेकिन रिजवान एक पढ़ा लिखा आदमी था और वो शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। मेरे पापा बिना मुझे कुछ बताए मेरी शादी रिजवान से तय कर दिए। उस वक्त मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे। मैं लड़के को देखे बिना शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा ने इस बात से सख्त मना कर दिया और 1 महीने बाद ही मेरी शादी रिजवान से करवा दी। शादी होने तक भी मैं अपने पति को नहीं देख पाई थी। इसी वजह से मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरे ससुराल में ईंट का बना हुआ पुराना घर था, जिसमें घर के बीच एक आंगन भी था। वो घर 4 कमरे का सेट था, जिसमें सिर्फ एक ही बाथरूम था, जिसे घर के सारे लोग इस्तेमाल करते थे। खैर, अब मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे अब इसी घर में रहना था। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और अब रात हो गई थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं कमरे में बैठी अपने पति रिजवान का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति कमरे में आए। मैंने देखा कि उनके हाथ में दूध का गिलास भी था। उस वक्त मैं पहली बार अपने पति को देखी थी, जिसे देखकर मैं एकदम से सदमे में चली गई। वो दिखने में कोई ख़ास नहीं था और शरीर से भी पतला दुबला था। वो देखने में ही काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। ये सब देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। फिर मैं सोचने लगी कि हो सकता है शादी के बाद ये अच्छे हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे मर्द शादी के बाद सेहतमंद हो जाते हैं। उस वक्त तो मैं इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया था, क्योंकि आज मेरी सुहागरात थी, जिसे मैं एक यादगार बनाना चाहती थी। रिजवान मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, रूबिया, तुम बहुत ही प्यारी हो। तुम जैसी बीवी को पाना मेरी ख्वाहिश थी, जो आज पूरी हो गई। रिजवान दूध का गिलास मुझे देते हुए कहने लगे कि इसे पी लो। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ और पहले मैं कैसे पी सकती हूँ, इसलिए पहले आप पी लीजिए। फिर उस गिलास में से थोड़ा सा दूध रिजवान ने पिया और बाकी का मैंने पी लिया। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत खुश हुई थी। मुझे उस वक्त रिजवान का रवैया बहुत अच्छा लगा था। फिर रिजवान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मैं अभी जैसे ही तैयार हुई थी, वैसे ही रिजवान मुझसे दूर हट गए और फिर करवट बदल कर सो गए। उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। भला आज हमारी शादी की पहली रात थी, जिसे मैं यादगार बनाना चाहती थी,
लेकिन वो सारे सपने पल भर में टूट कर बिखर गए थे, क्योंकि बादल गरजे ज़रूर थे लेकिन वो बरसे नहीं थे। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो गहरी नींद में सो गया है। उस वक्त तो मैं अपने आप को शांत करने लगी, लेकिन फिर भी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। न जाने रात का वो कौन सा पहर था जब मेरी आंख लगी थी और मैं गहरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सुबह हो गई है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। तब मैंने देखा कि मेरी देवरानी बर्तन धो रही थी। मैं बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आई और देवरानी के पास जाकर उसकी मदद करने लगी। मेरी देवरानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या रूबिया भाभी, आज की रात कैसी रही? बड़ा आनंद आया होगा ना? जेठ जी ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? ऐसा कहकर वो हंसने लगी। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से जल भुन गई, लेकिन मैंने उसे इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं अपनी देवरानी से पूछने लगी कि तुम्हारी शादी पहले कैसे हो गई? मेरे पति रिजवान तो मुबीन भाई से बड़े हैं ना? तब मेरी देवरानी ने बताया कि जेठ जी तो शादी करना ही नहीं चाहते थे। वो तो सासू माँ ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करा दी। तब देवरानी की बात सुनकर मुझे समझ आया कि ये साला तो नपुंसक है। हम दोनों काम के साथ ऐसे ही बातें कर रहे थे। तब देवरानी के 2 साल के बेटे की रोने की आवाज़ आने लगी। वो कहने लगी, रूबिया भाभी, ज़रा इन बर्तनों को धो दो, मैं अपने बेटे को देख कर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने बेटे को देखने कमरे में चली गई। मैं बर्तन धोने के बाद किचन में चली गई, जहाँ मेरी सास सब्जियाँ काट रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, बहू आ जाओ, मैंने सब्ज़ी काट दी है, तुम ज़रा सबके लिए चाय बना दो। थोड़ी ही देर में मैंने चाय बनाकर सबको दी। फिर देवरानी के साथ खाना बनाने लगी। धीरे धीरे इसी तरह 10 दिन गुजर गए, लेकिन रोज़ रात को मैं अपने पति से निराश ही रहती। मैं उससे पूछती कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह तुरंत थक क्यों जाते हो? तब वो इसका कोई जवाब नहीं देता और मुंह फेर कर सो जाता। मैं उस वक्त तड़प कर रह जाती और अपने जज्बातों पर काबू रखने की भरपूर कोशिश करती। फिर जैसे तैसे करके रात बिता लेती। ये मेरे लिए एक ऐसी घटना थी जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगले ही दिन मेरे पति अपने काम के लिए शहर जाने लगे, लेकिन मैं भी उसे रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर औरत अपने पति के पास कुछ उम्मीद लगा कर आती है, उसका प्यार पाने आती है, जिससे उसका घर संसार चल सके। लेकिन मेरे पति से तो कुछ भी नहीं हो पाता था। जैसे वो दिखने में दुबला पतला था, वैसे ही उसके अंदर कुछ करने की ताकत भी नहीं थी। औरत को सिर्फ रुपया, पैसा या खाना पीना नहीं चाहिए, उसे अपने पति से कुछ और भी चाहिए होता है। वो उम्मीद लगा कर आती है कि अपने पति के साथ बहुत खुश रहेगी और उसका घर अच्छे से संभाल लेगी। जब औरत घर संभाल लेती है और अगर उसे अपने पति से वो खुशी नहीं मिलती जो उसे अपने पति से चाहिए, तो फिर वो औरत अंदर से टूट कर बिखर जाती है। रिजवान अगले ही पल अपने काम के लिए शहर चला गया और मैं यूं ही देखती रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। मैंने कितने सपने देखे थे, लेकिन वो सपने टूट कर बिखर गए थे। किसी तरह अकेले ही अपने ससुराल में 6 महीने गुजार दिए। इसी दौरान मेरे पति केवल सिर्फ 10 दिन के लिए घर आया था। वो 10 दिन भी मुझे उसी बेबसी के साथ रहना पड़ा। मैं अपने अंदर के जज्बातों को शांत करती रही। फिर वो वापस शहर चला गया। वो मुझसे पूरी तरह से नज़र भी नहीं मिला पाता था, क्योंकि उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन होती थी, क्योंकि मेरा देवर एक पहलवान था और खेती बाड़ी का काम करके उसने अपनी अच्छी खासी सेहत बना रखी थी। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। सास ने मुझे मायके जाने की इजाज़त दे दी। अगले ही दिन मैं अपने देवर के साथ मायके आ गई। देवर मुझे वहाँ छोड़ने के 2 घंटे बाद ही अपने घर वापस चला गया। मेरी माँ और मेरी भाभी पूछने लगी कि तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम्हें वहाँ मन लगता है कि नहीं। लेकिन मैं किस मुँह से कहती कि ससुराल ठीक है, पर जिसे ठीक रहना चाहिए वही ठीक नहीं है। ये बात किसी के बताने लायक नहीं थी, क्योंकि जिसे भी मैं ये बात बताती वो मेरा मजाक ही बनाता। मायके आने के बाद मैं भी उन औरतों के साथ बैठने लगी थी जो अपने पति की आपसी में हुई घटना को बताती रहती थी। मैं सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुनती, लेकिन मैं कुछ न कह पाती, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं।
वे औरतें जिस अंदाज में उस घटना को बताती, उससे मेरे तन बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती। मैं भी ये सोचने लगती कि काश मेरा पति भी मुझसे इस कदर प्यार करता, लेकिन वो तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाता था। अब मैं पूरी तरह से जवान हो चुकी थी और मुझे अब उन औरतों की बातें मेरे जहन में घूमने लगी थी। धीरे धीरे मुझे उन सब की बातों में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं भी अपने पति के साथ जी भर के प्यार करना चाहती थी, लेकिन मन महसूस करके रह जाती। मायके में रहते हुए मुझे 1 महीना गुजर गया था और अब उन सारी औरतों की बातें मेरे जहन में पूरी तरह उतर चुकी थी। एक दिन अचानक मेरा देवर मुझे अपने घर ले जाने के लिए आ गया। तब माँ और पापा खुशी खुशी मुझे उनके साथ विदा कर दिए। फिर से मैं अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन मेरे पति अभी तक शहर में ही थे। मैं उसी उदासी के साथ फिर से उस घर में रहने लगी थी। गर्मी का महीना चल रहा था और इतनी गर्मी में भी मेरा देवर अपनी पत्नी के साथ कमरे में ही सोता था। एक दिन रात के करीब 1 बजे मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही मैं अपने देवर के कमरे के पास से गुजरी, तब मुझे देवरानी की बड़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात को देवरानी इस तरह से क्यों चीख रही है। तब मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर अंदर का नज़ारा देखने लगी। उस वक्त कमरे में हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था और पंखा भी रेंग रहा था। गर्मी के कारण खिड़की खोल दी गई थी। उस वक्त कमरे का जो मंजर मैंने देखा, उससे मेरे अंदर के जज्बातों की एक लहर दौड़ने लगी थी। अपने देवर की इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर मैं तो उसकी दीवानी हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि काश मेरा पति भी इस तरह की परफॉर्मेंस दे पाता। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं मुझे इस तरह से झांकते हुए कोई देख न ले। तब मैं वहाँ से बाथरूम चली गई और वापस आकर अपने कमरे में लेट गई। उस वक्त नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और अपने आप को कोसे जा रही थी। धीरे धीरे इसी तरह मेरी शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक मैं वो सुख से वंचित थी। एक रात वापस से वही मंजर मुझे देखने को मिला। आधी रात को जब मैं गर्मी की वजह से बाहर निकली, तब मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं वापस उसी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और अंदर का नज़ारा देखने लगी, जिसे देखकर मेरे अंदर के जज्बात भी भड़क उठे थे। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी अजीब तरह से चल रही थी। फिर मैंने पूछा कि देवरानी जी, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो कहने लगी कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा मेरी कमर में दर्द है, दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने मजाक में ही कह दिया कि लगता है देवर जी कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटा रहे हैं। तब मेरी देवरानी शर्मा गई और कहने लगी, तुम तो जानती हो भाभी, मेरे पति पहलवान हैं और पूरा दिन खेत में काम करते हैं, फिर भी वो रात को मुझे नहीं छोड़ते। मैं उनको कहती भी हूँ कि इतना काम करने के बाद आप थक जाते होंगे, फिर हर दिन क्या ज़रूरत है ये सब करने की, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार किए बिना रहा नहीं जाता। तो मैं बताओ क्या करूँ। देवरानी की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल अंदर से बेहद जल गया था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। उस दिन देवरानी जी के मायके से फ़ोन आया। उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो देवरानी जी को उनकी माँ वहाँ बुला रही थी। अगले दिन सुबह देवरानी जी अपने मायके जाने के लिए देवर जी के साथ तैयार थी। फिर कुछ ही देर बाद वो सब चले गए। जाते जाते देवरानी जी मुझे कहने लगी कि तुम्हारे देवर आज शाम को ही वापस लौट जाएंगे, तो तुम रात को उन्हें दूध गर्म करके दे दिया करना, क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए वहाँ 1 महीने रुकना पड़ेगा। मैंने देवरानी से कह दिया कि तुम फिक्र ना करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। जब शाम हुई तो देवर जी वापस आ गए। फिर रात का खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने दूध गर्म किया और देवर जी को देने उनके कमरे में चली गई। वहाँ मैंने देखा कि कमरे में हल्की रोशनी वाली बल्ब जल रही थी और देवर जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने टेबल पर दूध का गिलास रख दिया और वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। मेरे जहन में वो सब बातें और देवर जी के कमरे का देखा हुआ मंजर मेरी आंखों के सामने आने लगा था। मैं ये सोचने लगी थी कि मेरा पति मुझे कभी इस कदर प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो नपुंसक था। मैं कोई फैसला नहीं ले पा रही थी
कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तभी मेरा ध्यान अपने देवर के ऊपर जाकर टिक गया। मैंने सोचा कि देवरानी भी यहाँ नहीं है, तो क्यों ना उसकी जगह पर मैं अपनी हाजिरी लगा दूं। फिर मैंने सोचा कि कहीं ये बात देवर को पता चल गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर मैंने बिना वक्त गवाए देवरानी के कपड़े पहनकर देवर जी के कमरे में जाकर सो गई। जब आधी रात हुई तो देवर जी ने देवरानी समझकर मुझे, उस दौरान मेरा चेहरा देवर ने देख लिया। तभी वो घबरा कर कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन मैंने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उससे कहा कि होने दीजिए देवर जी, जो हो रहा है, क्योंकि आपका भाई आज तक मुझे कोई खुशी नहीं दे पाया। मेरी बात देवर जी को समझ में आ गई और फिर वो दोबारा से तैयार हो गया। फिर 2 घंटे के बाद मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि सच्ची खुशी मुझे आज मिली थी। इस खुशी के लिए मैं कितने दिनों से तरस रही थी। पर दुख इस बात का था कि जो खुशी अपने पति से मिलनी चाहिए थी, वो खुशी मुझे अपने देवर से मिली थी। अब जब तक देवरानी यहाँ नहीं थी, तब तक मैं अपने देवर की सेवा कर रही थी। देवर जी भी बहुत खुश रहते थे। इसी तरह अब रोज़ होने लगा था। लेकिन एक दिन जब मैं देवर के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तब मुझे उनके कमरे से निकलते हुए मेरी सास ने देख लिया था। उस दिन के बाद वो मुझ पर नज़र रखने लगी। इसी तरह अगले दिन भी मुझे सास ने देवर के कमरे से निकलते हुए देख लिया। फिर वो मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गई। वो कमरे में आते ही कहने लगी कि तुम इतनी रात को अपने देवर के कमरे में क्या करने गई थी। मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि तुम आधी रात को मुबीन के कमरे से निकलती हो। ये सब अपने देवर के साथ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने सोचा था कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत बदचलन निकली। मेरी सास गुस्से में ये सब कह रही थी। तब मैंने कहा कि सासू माँ, अब बस कीजिए। आपका बड़ा बेटा नपुंसक है, क्या आप ये जानती नहीं थी? फिर भी आपने उसकी शादी मुझसे करा दी ताकि आपकी इज्जत बची रहे। कोई आपको ये ना कह सके कि आपका बेटा नपुंसक है। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन मेरा क्या, जो मैं शादी के बाद से अभी तक ऐसे ही पड़ी रही। एक औरत उतना ही बर्दाश्त कर सकती है जितना उसके पास बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, लेकिन जब उसे विश्वास हो जाए कि उसे पूरा जीवन ऐसे ही तड़प तड़प कर गुजारना पड़ेगा, तब वो इस तरह का रास्ता अपनाने लगती है। मेरी बात सुनकर सास एकदम से चुप हो गई। वो कहने लगी कि मुझे लगा कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 2 दिन से मेरी और सास के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। जब ये बात मेरी सास ने मेरे पति रिजवान को बताई तो वो भी शर्म से कुछ कहने को तैयार ही नहीं था और फिर फ़ोन काट दिया। अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब मैंने हमेशा के लिए अपने मायके जाने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और मायके के लिए निकल गई। जब मायके पहुंचकर ये सारी बातें अपनी माँ और भाभी को बताईं, तब उन्होंने फ़ोन करके मेरी सास को बुरा भला कहने लगी। मैं अब एक बेबस और लाचार की तरह माँ के घर पर रहने लगी। लेकिन मेरा दुख उन लोगों से देखा नहीं जा रहा था। फिर मेरे भैया और पापा मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखने लगे। कुछ दिन बाद ही अमन नाम के लड़के के साथ मेरा रिश्ता कर दिया गया। अमन की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि उसकी 6 महीने पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। 15 दिन के बाद ही मेरी शादी अमन से हो गई और मैं अपने नए ससुराल में आ गई। अमन देखने में भी बहुत अच्छा था। वो एक कंपनी में ऊंचे ओहदे पर था। मेरे नए ससुराल में मेरी सास ससुर और एक छोटी ननद थी, जो बहुत ही प्यारी थी। मेरे पति अमन अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे वो सब खुशी देते थे जो एक औरत को अपने पति से चाहिए। मैं भी अपने पति अमन से बेहद प्यार करने लगी थी। फिर धीरे धीरे करके सारी पुरानी घटना को भुलाकर एक नए जीवन को जीने में मगन हो गई, क्योंकि अब मुझे गलत रास्ते पर चलने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे वो सारी खुशियाँ मिल रही थीं। इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिना किसी छल कपट के जीने लगी थी। दोस्तों, हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन जब वो पूरा नहीं हो पाते हैं तो वो मजबूरन गलत राह पर चल पड़ता है। उसी तरह जब एक औरत अपने ससुराल जाती है
तो वो अपने साथ बहुत सारे सपने और ख्वाहिशों को भी साथ लेकर जाती है। लेकिन जब उसके सपनों और ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जाता तो इसी तरह वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ती है। ये बात तो बहुत कड़वी है, लेकिन बिल्कुल सच भी है, क्योंकि बिना वजह कोई भी औरत या मर्द गलत राह पर नहीं चलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।